हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एग्जाम के बारे में जो कि फॉर श्योर 2026 में आपको टारगेट करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे एग्जाम्स के बारे में जिनकी एक्सट्रीमली हाईली लाइकली चांसेस हैं कि उनकी वैकेंसी आ सकती है। वो एग्जाम्स है सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर, आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर, न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लीगल ऑफिसर, IBPS SO लॉ ऑफिसर स्केल 1 एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ। राइट, अमंग दीज एग्जाम्स 4 तो ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी हर साल आउट होती ही होती है एंड पांचवा जो एग्जाम है वो लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी एंड चांसेस अभी भी बहुत हाईली लाइकली है कि इस साल भी उसकी वैकेंसी आएगी ही आएगी। राइट, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन सारे एग्जाम्स का पर्क्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बिकॉज एज अ पर्सन, एज अ लॉ एस्पिरेंट, बहुत बार ये होता है कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करते हैं बिकॉज हम उसके बारे में ही जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कुछ फेमस एग्जाम्स हो गए जैसे IBPS हो, लोग IBPS को टारगेट तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ NIACL को टारगेट नहीं करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि उसका सिलेबस बहुत डिफरेंट होगा। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। बेसिकली आप आगे हम जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तो हम इस बात को भी समझेंगे कि कैसे इनके जो मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं वो काफी हद तक सेम है। तो अगर आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप दूसरे एग्जाम के लिए भी आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इसी नोट पे। सबसे पहले हम समझते हैं सबसे पहले हम समझते हैं सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर के बारे में। तो ये एग्जाम होता है, इसके आपको सेबी में लीगल ऑफिसर बनते हैं। इसकी बेनिफिट्स या सैलरी है 24 LPA। राइट, सो वेरी लुक्रेटिव जॉब। ओके, एंड इसका एग्जाम जो होता है वो 3 डिफरेंट फेजेस में होता है। पहला होता है आपका फेज 1 का एग्जाम जिसके अंदर 2 पेपर होते हैं। देन आपको होता है फेज 2 का एग्जाम जिसके अंदर अगेन 2 पेपर होते हैं एंड उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, नाउ जब हम इस एग्जाम की बात करते हैं तो फेज 1 में यू हैव 2 डिफरेंट सेपरेट पेपर्स। दोनों पेपर्स जो दोनों एग्जाम्स होते हैं वो दोनों 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, पेपर 1 में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश से, लॉजिकल रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। कोई भी क्वेश्चन लॉ से नहीं आता है। फिर पेपर 2 में आपको टाइम मिलता है टोटल 40 मिनट्स और आपके पास 50 MCQ क्वेश्चन होते हैं लॉ से रिलेटेड। ओके, तो ये टोटल जो आपका फेज 1 का एग्जाम होता है टोटल होता है 200 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपको एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अचीव करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आपको पेपर 1 में 30% मार्क्स सिक्योर करने रहते हैं, पेपर 2 में 40% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। तो अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया अचीव कर लेते हैं तो आप क्वालिफाइड होते हैं पेपर 2 फेज 2 के एग्जामिनेशन में जाने के लिए। अब फेज 2 की एग्जामिनेशन भी ना 2 टाइप की होती है। पहले वाले में तो आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या आ जाता है, उसमें आपका आ जाता है प्रिसाइज राइटिंग, ऐसे राइटिंग, रीडी कॉम्प्रिहेंशन जो कि इंग्लिश से ही रिलेट करता है। राइट, दूसरा आपका पेपर 2 में आता है 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड साथ ही साथ 30 मार्क्स का लीगल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आंसर। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपकी फेज 2 एग्जामिनेशन के अंदर आ जाते हैं। ओके, देन इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जिनके टोटल मार्क्स 15 रहते हैं। ठीक है, तो जब आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पर माना जाएगा सेबी ग्रेड ए में सिलेक्शन के लिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो आपके फेज 2 के मार्क्स को और आपके इंटरव्यू के मार्क्स को देखा जाता है। फेज 2 का 85% वेटेज कैरी होता है एंड इंटरव्यू का 15% होता है। ठीक है, तो फेज 2 के एग्जामिनेशन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स से आपका रिजल्ट निकलता है यहाँ पे। ठीक है, अब कौन कौन एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। तो सबसे पहले तो जो कोई भी पर्सन है जिसने लॉ में बैचलर्स डिग्री करके रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, वो एलिजिबल है। दूसरे जो एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है वो ये दी है कि पर्सन जो है एट मैक्स 30 इयर्स का हो सकता है। एंड रिजर्व क्राइटेरिया में ओबीसी के लिए सेम एज 33 है, यानी कि अपर लिमिट जो एज की है वो 33 है एंड फॉर SC ST द अपर लिमिट इज 35 इयर्स। राइट, सो ये स्ट्रक्चर है आपके सेबी के एग्जामिनेशन का। नाउ कमिंग टू आरबीआई का एग्जामिनेशन, आरबीआई का ग्रेड बी का लीगल ऑफिसर का एग्जामिनेशन। ठीक है, अब जब आप इस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसमें भी 3 लेवल्स हैं। ठीक है, पहला है पेपर 1, पहला दूसरा है पेपर 2 एंड तीसरा आपका इंटरव्यू। ठीक है, नाउ अगेन आप सेबी के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, लेकिन आरबीआई के एग्जाम में देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, पेपर 1 में आपका नॉलेज ऑफ लॉ टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आपके एमसीक्यूज 30 मार्क्स के आते हैं और डिस्क्रिप्टिव आंसर आपके 120 मार्क्स के आते हैं ऑल फ्रॉम लॉ। ठीक है, तो पेपर 1 आपका 150 मार्क्स का हो जाता है। ओके,
देन आपका पेपर 2 आता है जो कि मेनली होता है इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आंसर, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर आपका इंक्लूड होता है एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सारी चीजें, ठीक है। देन आपका इंटरव्यू होता है 40 मार्क्स का, ओके। तो टोटल आपका जो है कितना हो गया, 150 मार्क्स, 100 मार्क्स एंड 40 मार्क्स, टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 290, ओके। तो आपका जो आरबीआई का रिजल्ट कैलकुलेट होता है वो इन तीनों के मार्क्स का टोटलिंग करके कैलकुलेट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो दो लेवल्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। नाउ इसकी सैलरी क्या है, आपको आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर के अंदर सैलरी क्या मिलती है, तो सैलरी सेबी की जितनी ही है, 24 LP आपको मिलेगी, ठीक है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पहला तो आपको लॉ में बैचलर्स होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 50% के साथ पास होना है लॉ डिग्री के साथ, ओके। और रिजर्व कैटेगरी के लिए SC ST के लिए वो कैप जो है वो 45% की है। यानी कि आप एलिजिबल तभी होंगे जब आपने लॉ ग्रेजुएट की है फॉर अनरिजर्व पर्सन 50% मार्क्स से ज्यादा के साथ। एंड इफ यूर SC ST, आपको मैंडेट है कि आप 45% से ऊपर मार्क्स स्कोर करेंगे तब आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। देन यहां पर एक नेसेसरी है कि आपको एज एन एडवोकेट एनरोल होना पड़ेगा बार काउंसिल के साथ, ठीक है। एनरोल तो होना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस कैसा, या तो आप एडवोकेट की तरह एक्सपीरियंस रखे हो 2 साल का, या तो किसी इंस्टीट्यूट में फुल टाइम टीचर की तरह, या आप किसी भी इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे लार्ज बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, कंपनी हो गया, स्टेट हो गया, इनके साथ अगर आप 2 साल तक लीगल ऑफिसर की तरह रहते हैं तो उसे एज एन एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी कंपेयर टू से भी बहुत ज्यादा हाई है, कि आपको एनरोल भी होना है, साथ ही साथ आपको 2 साल की प्रैक्टिस चाहिए, ओके। तो अगर आप टारगेट करने वाले हैं कोई भी लॉ ऑफिसर के एग्जाम को, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। बिकॉज क्या होता है, हरी में हम अप्लाई तो कर देते हैं एग्जामिनेशंस के लिए, लेकिन कभी कभी हम एलिजिबल ही नहीं होते हैं, फिर हम लोग फालतू में मेहनत कर रहे होते हैं, राइट। सो से भी नो सच क्राइटेरिया फॉर एक्सपीरियंस, बट फॉर आरबीआई द क्राइटेरिया इज 2 years, राइट। नाउ इसके अलावा एज लिमिट क्या है, 21 से लेकर 32 साल तक के लोग ही दे सकते हैं। लोअर लिमिट 21 है, अपर लिमिट 32 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और ओबीसी के लिए अपर लिमिट 35 ईयर्स है, वहीं SC ST के लिए जो अपर लिमिट है वो 37 ईयर्स है, राइट। सो फॉर आरबीआई वी हैव दिस लिमिट, ओके। देन हम लोग फिर आते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, जो कि हमारा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का लीगल ऑफिसर NIACL, ठीक है। इसकी सैलरी क्या है, 10 to 11 LPA, राइट। नॉट एज मच, नॉट अ लॉट एज कंपेयर टू सेबी और आरबीआई, बट स्टिल अ लॉट बिकॉज इट इज समवेयर नियर 1 लाख पर महीना, राइट। सो इट इज स्टिल अ लॉट, ओके। सो अब इसका एग्जामिनेशन का क्या तरीका है, इसमें भी 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया एंड इंटरव्यू हो गया, ओके। पूरे एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन लिया जाता है, ओके। नाउ अगर आप फेज 1 को देखेंगे तो टोटल टाइम आपको अलॉट होता है 60 मिनट्स। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आते हैं इंग्लिश से, लॉजिकल रीजनिंग से एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, ठीक है। देन आप जब फेज 2 में आएंगे तब आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगेन इंग्लिश से, लॉजिकल रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, एंड उसके अलावा लीगल MCQs भी पूछे जाते हैं, राइट। सो आप देखेंगे कि NIACL का जो भी क्राइटेरिया है उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। लॉ तो है ही, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का भी वेटेज काफी हाई है, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लीगल एक्यूमेंट तो काफी अच्छा है ही, लेकिन साथ ही साथ इन सब चीजों में भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, लॉजिकल रीजनिंग में, इंग्लिश में, तो आपका NIACL बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, ठीक है। देन हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या है कि पहला तो उनको किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विथ 60% मार्क्स, ओके। किसी भी, या तो ग्रेजुएशन में 60% से ज्यादा मार्क्स है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए NACL के लिए, ठीक है। एज लिमिट क्या है यहाँ पे, 21 साल से 30 साल तक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी फॉर OBC इट इज 33 ईयर्स, फॉर ST SC इट इज 35 ईयर्स, राइट। सो दिस इज NIACL, ओके। देन हम अब आते हैं IBPS के एग्जामिनेशन में, IBPS SO ऑफिसर स्केल 1 के एग्जाम में, ठीक है। तो ये बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम है, ठीक है। बहुत फेमस है, बहुत सारे बच्चे इसे अटेम्प्ट करते हैं, इसमें पोस्ट भी रेगुलरली काफी अच्छी आ जाती है, ओके। तो अब इसका हम लोग पैटर्न समझते हैं कि क्या है, ओके। पहला तो क्या है, इसका भी 3 लेवल्स होगा आपका, प्रीलिम होगा, मेंस होगा एंड इंटरव्यू होगा, ठीक है।
अब जब आप इसको देखेंगे, आप प्रीलिम्स को देखेंगे, तो इसमें इंग्लिश से क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग से हैं एंड जनरल अवेयरनेस से हैं, ठीक है। लॉ नहीं पूछता है प्रीलिम्स में पहले, ठीक है। देन आपका मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है, जहां पर आपको प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाती है, यानी कि आपको लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है, एनआईएसीएल में भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, आईबीपीएस में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, सिर्फ आरबीआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, जहां पर आपको 100 मार्क्स स्कोर करने होते हैं, ठीक है। अब आप इंटरव्यू के लिए तब क्वालिफाई करते हैं जब आप प्रीलिम्स और मेंस को के टोटल मार्क्स को मिला के अगर आप जो कट ऑफ जाता है उसे क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है वो मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के आता है, ठीक है। ये आईबीपीएस का था, ओके। देन एलिजिबिलिटी क्या है आईबीपीएस की? पहला तो आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए एलएलबी में, ओके, और आपको किसी ना किसी बार काउंसिल के साथ एनरोल्ड होना है एज एन एडवोकेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जरूरी है कि आपको लॉ की डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको एनरोलमेंट भी चाहिए, ठीक है। आरबीआई में आपको एनरोलमेंट के साथ साथ उसमें एक्सपीरियंस भी मांगता है 2 साल का, ठीक है। वहीं एनआईएसीएल जो था वो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है, वो बस लॉ की डिग्री मांगता है, ठीक है। आईबीपीएस भी यहाँ पर एडवोकेट होना मांगता है, एक्सपीरियंस नहीं मांगता है, ठीक है। देन फिर यहाँ पर एज लिमिट क्या है? लोअर लिमिट है 22, हायर लिमिट है, अपर लिमिट है 30 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं ओबीसी लोग के लिए एज में रिलैक्सेशन है 33 ईयर्स तक का, एंड एसटी एससी जो रिलैक्सेशन है वो 35 ईयर्स तक का है, ठीक है। एवरेज सैलरी जो है यहाँ पर आपको मिलेगी 10 से 11 एलपीए, विच इज अगेन वेरी ग्रेट फॉर एनी पर्सन, बिकॉज अगेन गवर्नमेंट जॉब है, एडिशनल पर्क्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आईबीपीएस का। एंड जो आखिरी आज हम एग्जाम की बात करने वाले हैं वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, ठीक है। अब इस एग्जामिनेशन की भी अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर ना सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्ट 1 में आपको इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पार्ट बी में आपको लॉ के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कि इन सारी चीज को स्ट्रॉन्ग रखता है, लॉ में भी काफी नॉलेज है, तो इट बिकम्स एन काइंड ऑफ एन इजी एग्जाम फॉर यू टू क्रैक, ठीक है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो क्राइटेरिया वही है कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको लॉ की डिग्री चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एनरोल होना है एज एन एडवोकेट, ओके। फिर एज लिमिट क्या है यहाँ पे? 30 ईयर्स तक है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 33 ईयर्स है, एंड एसटी एससी के लिए 35 ईयर्स है, ओके। एंड अगेन यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी आपको? 13 एलपीए, ठीक है। तो बेटर देन आईबीपीएस और एनआईएसीएल, ठीक है। नाउ आप हमने ये डिस्कस किया, ये 5 एग्जाम है जो आप दे सकते हैं 2026 में, ओके। नाउ पहले तो ये समझते हैं कि कई बार बच्चे ये करते हैं ना कि वो लोग किसी एक एग्जाम पे बहुत ज्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो सिर्फ आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर करने लग जाता है, ठीक है। वो ये नहीं सोचता कि मैं किसी और भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक पे फोकस आता है, एक करता है, एक पे ही अटक जाता है, वो आगे की नहीं सोचता। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आज का वीडियो हम लाए हैं कि पहले तो हम आपको बता दें कि 5 मेजर वैकेंसीज जो एक्सट्रीमली हाईली लाइकली हैं कि वो इस बार 2026 में आउट होंगी। शुरू की 4 तो फॉर श्योर आएगी ही आएगी, लास्ट वाला इट कैन बी लिटिल बिट डाइसी, बट देन अगेन चांसेस आर हाई, ठीक है। तो हम चाहते हैं, हम आपको सजेशन देना चाहते हैं यहाँ पे कि आप किसी फिर एक ही पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में फिक्स न रहें, एंड आप ट्राई करें कि आप सारी एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपरली पढ़ाई कर पाए, ठीक है। तो इसी के लिए हम आपको आगे सिलेबस कंपेयर करके बताते हैं, ओके। तो नाउ जैसा कि आप यहां पर देखेंगे कि आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के सारे लॉ वाले एग्जामिनेशंस के सब्जेक्ट्स यहां लिखे हुए हैं, एंड दूसरी तरफ पे आपका लिखा हुआ है एनआईएसीएल के एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आप एक ही करके दो गो थ्रू करेंगे इससे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईटी एक्ट, आरटीआई एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो अगर आप इसको एक एक करके गो थ्रू करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि एनआईसीएल का जो सिलेबस है वो पूरा को पूरा आईबीपीएस का सिलेबस है। बस आईबीपीएस में 3 एक्स्ट्रा एक्ट्स ऐड हो जाते हैं, दैट इज लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, राइट। सो इफ अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जो आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ऑलरेडी एनआईएसीएल का लॉ का सिलेबस कवर कर चुके हैं, राइट। सो ये चीज है जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं, ठीक है। जो 2 चीज इंपॉर्टेंट है, पहला कि इस साल ये वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत हाई रखनी है और आपको अपनी प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव वे में रखनी है, राइट। क्योंकि अगर मान लीजिए आप आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो
आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं कि आप NIACL के एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर पाए, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो सजेशन बहुत, अब मैं आपको ये देना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप IBPS या NICL के किसी भी एक एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप दोनों एग्जाम्स को फॉर श्योर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलेबस काफी हद तक सेम है। ओके, देन आपके पास दो और एग्जामिनेशन की बात करता हूँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ एंड RBI ग्रेड बी लीगल ऑफिसर एग्जाम्स, ठीक है। तो अब इन दोनों के भी सिलेबस यहाँ पर दिए हुए हैं, ऊपर है हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट का, ठीक है। तो इसके भी इतने सारे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। अब आउट ऑफ देम कॉन्स्टिट्यूशन, आर्बिट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लिमिटेशन, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, IBC हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स जो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए पढ़ने हैं वो ऑलरेडी IBPS और NICL में पूछे जाते हैं। तो अगर आप IBPS या NICL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी हाफ ऑफ द सिलेबस कवर कर चुके हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट का, ठीक है। देन इसके बाद RBI का आप पैटर्न देखेंगे तो यहां पर है आपका अगेन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, अगेन वो सारी चीजें जो हम ऑलरेडी ऊपर की 3 एग्जाम्स में देख चुके हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक पैटर्न कि अगर आप एक एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेम अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट, सेम टाइप के सब्जेक्ट्स बाकी एग्जाम में भी है, राइट। तो सिर्फ एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना वुड बी अ वेस्ट ऑफ एफर्ट, राइट। याद रखने वाली चीज ये है कि ये वैकेंसीज फॉर श्योर आ रही हैं इस साल। तो हमें क्या इंश्योर करना है कि एक सब्जेक्ट के प्रिपेयर करने के बजाय हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपेयर करें, ठीक है। हम सिर्फ एक एग्जाम तक खुद को सीमित नहीं रखें, क्योंकि अगर आप IBPS के लिए पढ़ रहे हैं तो हाईली लाइकली कि आप NICL का सिलेबस कवर कर चुके हैं, आप एयरपोर्ट अथॉरिटी का आधा सिलेबस कवर कर चुके हैं, आप RBI का आधा सिलेबस कवर कर चुके हैं, ठीक है, लॉ के पर्सपेक्टिव से। सो आपको ये समझना है कि आपको पूरी तरह से पढ़ाई करनी है, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई करनी है, ताकि आप इन पांचों सब्जेक्ट्स को आराम से कवर कर पाए, ठीक है। अगर हम घंटों दे रहे हैं, हम हफ्तों दे रहे हैं IBPS को समझने में, सिलेबस को समझने में, सिलेबस को पढ़ने में, तो हम उसका यूटिलाइजेशन कहीं और क्यों ना करें, राइट। अगर हम उसको पढ़ के दूसरा एग्जाम भी दे सकते हैं तो वाई शुड वी नॉट डू दैट, राइट। सो सेम चीज है यहाँ पे, हम आपको बस एक बता रहे हैं कि कैसे इतने सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल हो जाता है अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ें, ठीक है। फिर आप सेबी ग्रेडे में आते हैं। सेबी ग्रेडे के 2 फेज में होता है, फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है। फेज 1 को आप देखेंगे तो इसके भी जो सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आर्बिट्रेशन, CPC, लिमिटेशन और लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। देन अगेन ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं प्रीवियसली चारों एग्जाम्स में डिस्कस किए गए हैं, वहां भी पूछे जाते हैं। फेज 2 की बात करेंगे तो फेज 2 में भी 3 मेजर टाइप के एग्जामिनेशन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। क्रिमिनल लॉ हो गया आपका, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, सिक्योरिटीज लॉ हो गया। सिक्योरिटी तो इंटायरली डिफरेंट हो जाता है, बट कंपनी लॉ के अंदर आपका क्या क्या आता है, LLP एक्ट आता है, IBC आता है, कंपनी लॉ आता है, जो कि देन अगेन आप बाकी सारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। क्रिमिनल लॉ के अंदर आपका BNS, BNSS एंड BSA आता है, जो कि देन अगेन सारे लॉज में ऑलरेडी पूछा जाता है, एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी इन सारी वैकेंसीज के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक एग्जाम में प्रिपरेशन में ध्यान देने को छोड़ आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टडी करनी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप सिर्फ एक पे फोकस नहीं करेंगे, आप टारगेट कर सकते हैं इन पांचों गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स को, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ एक को टारगेट करते हैं, एक को पूरा टाइम देते हैं, तो अब वो अगर आपका नहीं निकलेगा तो इट फील्स लाइक अ वेस्ट ऑफ एफर्ट, राइट। बट सेम चीज पढ़ के आप दूसरे एग्जाम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस का कंपैरिजन जो हमने किया, यही आपको बताने के लिए किया था, ठीक है। नाउ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टॉप रैंकर्स है, लीगल एज आफ्टर कॉलेज है, हम ऑनलाइन कोर्स निकालते हैं हमारे गवर्नमेंट लीगल ऑफिसर बैच के अंडर पे, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में जाके हमारी वेबसाइट पे। तो यहाँ पर जाके अगर आप लॉ PG में देखेंगे तो आपको यहाँ पर सारे एग्जामिनेशन का पोर्शन और कोर्सेज मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, क्या पर्क्स हैं, कोर्सेज इनके बारे में, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आपको सेबी, IBPS, एयरपोर्ट अथॉरिटी, NIACL, RBI, इन सब के बारे में कोर्सेज आपको अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्पेशली हमारी यूट्यूब ऑडियंस के लिए
एक डिस्काउंट लेके आए हैं 10% का ऑन ऑल आर कोर्सेज, जो कि आप अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके इस पर्टिकुलर कूपन कोड को यूज करके। ओके, सो व्हाट वी वांट टू एक्सप्लेन इज दैट कि आपको ये सारे कोर्सेज जो है इस सब एग्जाम्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है, ठीक है, ताकि आप कोई भी एग्जाम को छोड़ मत पाए। बिकॉज इफ यू विल सी अंदर से तो सबका सिलेबस लगभग सेम टाइप का ही है, ठीक है। तो अगर आप एक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको दूसरा भी अटेम्प्ट करना है, ओके, ताकि हायर चांसेस हो कि आपको गवर्नमेंट लीगल ऑफिसर बनने का मौका मिले, राइट। एंड इसके लिए वी वुड हाईली रिकमेंड फॉर यू ऑल टू गो एंड चेक आउट आवर कोर्सेज, जहां पर हम कॉम्प्रिहेंसिवली इन सारे के सारे लीगल ऑफिसर एग्जाम्स के लिए स्टडी कराते हैं। ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे गाइस। You can connect with us on our Telegram channel, on our Instagram channel, or on YouTube channel, which is already there, ठीक है, where we are interacting। या अगर आपको कि हमारे किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं इस नंबर पे, आप हमें मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे। ओके, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।